हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। हम लोग टोटल 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 350 में से आपको 200 क्वेश्चन जो रहेगा वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 200 रहेगा और 150 क्वेश्चन आपके लिए जो कि मॉडल सेट से मैं चुन कर लाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। तो इतना आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिए। चलिए, मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको पढ़िए। मैं आपको अभी सिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहले पर आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन हमारा क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल से पूछा गया है। और कब से कब तक पूछा गया है तो 2009 से लेकर 2023 तक के मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पहले पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2015 और 2017 में पूछा गया है। द्विगुणित संरचना है। एक क्वेश्चन 2 साल पूछा गया है, आपके अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है जिस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। द्विगुणित संरचना होता है, तो आप लोग को कई बार बता चुके हैं द्विगुणित संरचना किस में होता है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो जो द्विगुणित संरचना होता है वो किस में होता है? युग्मक में। द्विगुणित संरचना किस में होता है? तो द्विगुणित संरचना हमारा युग्मक में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलेंगे, इंग्लिश में भी बताता रहूँगा। चलिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगी। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? तो कॉपर टी ये आपका दवा होता है। ये कॉपर टी एक प्रकार का है। इसको हम बताए थे आपको कि ये निषेचन को रोकता है। किसको? तो निषेचन को रोकता है, जिससे निषेचन हमारा पूरा निषेचन को रोकता है। कौन? तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। इसके जैसा और भी है जो कि निषेचन को रोकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2010 में, 13 में, 19 में, 20 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कॉपर टी किसको रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। तो कॉपर टी हमारा निषेचन को रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी। अनुलक्षणी जो फिनोटाइपिक का अनुपात होता है ये कितना होता है? द्विसंकर क्रॉस में आपसे पूछा जा रहा है। ये 3:1 जो होता है क्या होता है? तो आपको पहले ही बताए हैं, अगर एक संकर रहे, एक संकर क्रॉस अगर पूछ दिया जाए तो उसमें होता है 3:1। अगर वही क्वेश्चन में द्विसंकर क्रॉस पूछ दिया गया तो 9:3:3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्विसंकर के लिए 9:3:3:1 और एक संकर के लिए क्या होता है तो 3:1 खाली हो जाता है। एक संकर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और द्विसंकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन भी आ गया कि एक संकर क्रॉस की अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, जो कि 2017 में पूछा गया है। तो एक संकर क्रॉस आपको पहले ही बता दिए 3:1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2013 में, 16 में और 17 में पूछा गया है। चलिए यौन संचारित रोग है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि यौन संचारित रोग हैं। खासरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो कौन यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया जो होता है यौन संचारित रोग होता है। गोनोरिया यौन संचारित रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ये क्वेश्चन हमारा 2009 में पूछा गया है। तो कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। द्वितीयक केंद्रक जो होता है यह क्या होता है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो कौन? द्वितीयक केंद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परागण मुख्यतः है। परागण क्या है? मादा युग्मक है या युग्मक है या नर युग्मक है या इनमें से कोई नहीं है? तो परागण जो होता है एक प्रकार का नर युग्मक है। क्या है? तो नर युग्मक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। टोटल हम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोग को बताने वाला है, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने कार्य किया था। मेंडल ने किस पर कार्य किया था? तो मेंडल ने एक साधारण मटर के प्रयोग करके वो अपना अध्ययन किए थे। तो क्या? उद्यान साधारण मटर, उद्यान मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गया है कि
डीएनए इनमें से किसकी अनुवांशिकी पदार्थ है? 2016 और 2017 लगातार 2 साल पूछा गया है। डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है? तो डीएनए किसका अनुवांशिकी पदार्थ है? तो जो डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है वो हमेशा बैक्टीरियोफेज का होता है। किसका? बैक्टीरियोफेज का डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है। डीएनए किसका अनुवांशिकी पदार्थ होता है? तो बैक्टीरियोफेज का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? व्हाट इज यूरेसिल रिलेटेड टू? यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए, डीएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यूरेसिल होता है, यूरेसिल जो आरएनए से संबंधित है। किससे? तो आरएनए से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो हेज और जो बीमारी होती है ये कैसे उत्पन्न होती है? तो प्रतिऊर्जक के द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जो कि 2019 में ही पूछा गया है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो किसका गुण है जल धारण क्षमता? तो जल धारण क्षमता जो होता है वो एक प्रकार का मृदा का गुण होता है। मृदा का, किसका? मृदा का गुण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोग को बता भी चुका हूँ और मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को कई बार, कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का जो आटा होता है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो कई बार बताए हैं ईस्ट के प्रयोग से। क्या? तो ईस्ट इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो लाइकेन किसका सूचक है? CO2, SO2 या CO या इनमें से सभी? तो लाइकेन किसका सूचक होता है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। लाइकेन जो सूचक होता है SO2 के प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का सूचक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो कि 2016 में ही पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होता है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? हेपेलाइड जो कि एक गुणक होता है। तो युग्मक जो होता है हेपेलाइड होता है, हमेशा एक गुणक होता है। आपको आंसर में दे दिया जाए है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो एक गुणक रहे तभी चलेगा, हेपेलाइड रहेगा तभी चलेगा। कोई भी एक ऑप्शन एक रहेगा, नहीं तो दोनों रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ही। अगर एक ऑप्शन रहे इनमें से तो एक वाला ही होगा। चलिए जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए, ताकि डेली के क्लास आपको डेली आप क्लास ज्वाइन कर सके और डेली इंपॉर्टेंट क्लास जरूर आप ज्वाइन करें। चलिए अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन है परागकण। परागकण हो सकता है, परागकण क्या हो सकता है? सजावटी या एलर्जी कारक? क्या होता है? दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है, सजावटी होता है या एलर्जी कारक होता है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। परागकण हो सकता है। तो परागकण जो होता है एलर्जी कारक होता है। क्या होता है? एलर्जी कारक। बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर आया, एलर्जी कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न कर सकती है? तो कोई एक स्वस्थ महिला जो होती है अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडा उत्पन्न कर सकते हैं। कितना? 400, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि 18 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो आप लोग को कई बार बताए हैं, मेंडल का नियम का जो अपवाद है संलग्नता। काफी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। चलिए इसी तरह से सभी लोग, अगर आप 35 में अगर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर बना रहे हैं तो एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, साफ गर्दा उड़ा दीजिएगा अगर इस तरह से बनाते रहे। अगर आप लोग बताइएगा 35 में आपका कितना सही हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डीएनए के पिरामिडन में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो डीएनए के पायरिमिडीन में जो पाया जाता है थायमीन एवं साइटोसिन। क्या पाया जाता है? थायमीन एवं साइटोसिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है थायमीन एवं साइटोसिन, थायमीन एवं साइटोसिन। और यहीं देख लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में आरएनए का, तो आरएनए में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल।
दोनों में अलग अलग पाया जाता है, जो कि आपको दोनों एक ही साथ क्वेश्चन मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया रोग किससे फैलता है, जो कि 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो मलेरिया रोग जो फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसको, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया को कहते हैं, डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन 17, 18, 19 और 24 में पूछा जाएगा। डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब भी डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया आ जाए तब इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या को बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। 15 और 19 2 साल में पूछा गया है, तो आप में पूछा जाएगा इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। नेफेंथिस या ड्रोसेरा, तो नेफेंथिस और ड्रोसेरा दोनों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप सभी लोगों को याद होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। 12 और 17 में सभी लोग को याद होना चाहिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, याद आया, 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही जो बनता है, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया है। किसका, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि टीआई प्लाज्मिड जो कि अनुवांशिकी इंजीनियरिंग से प्रयुक्त होता है, वह प्राप्त होता है, वह किससे प्राप्त होता है, हमें बताना है। तो वह किससे प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है इसेचिरिता कोलाइडी से। क्या, इसेचिरिता कोलाइडी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वे पौधे जो जल के वातावरण में नहीं पाया जाता है, 2020 में पूछा गया है कि जो जल के वातावरण में नहीं पाया जाता है उसको कौन सा पौधा है। तो बबूल एक ऐसा पौधा है जो कि जल के वातावरण में नहीं पाया जाता है। कौन, तो बबूल, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीय उत्पादकता से संबंधित कौन है, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है, तो द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है शाकाहारी। शाकाहारी द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो कि 15 पार्ट का है आपका, चैप्टर नंबर 15। साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है, 16, 17 दोनों में पूछा गया है। तो 20 से 30 डेसिमल की ध्वनि साधारण मनुष्य सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, 20 से 30 डेसिमल। चलिए मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया, अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया, जो कि अनुवांशिकता का नियम था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें कौन रक्त समूह सर्वभौमिक रक्त जाता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सर्वभौमिक रक्त जाता है, मतलब किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। तो वो रक्त समूह जो होता है वो हमेशा किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, किसी भी ग्रुप के हो, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के हो, ओ ग्रुप आपको किसी भी ग्रुप को खून दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। तो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है वो किसी का भी रक्त दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाया जाता है। प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन पाया जाता है। तो टीआरएनए पर प्रोटीकोडोन और एंटीकोडोन पाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआरएनए पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने होते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग ये बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्रों में युग्मकों की संख्या होती है। युग्मकों की संख्या पूछा जा रहा है तो 46 होती है, जो कि 23 जोड़ा होता है। तो हमें युग्मकों की संख्या पूछा जा रहा है तो 46 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। जो केचुआ, फीता, कृमि, घरेलू मक्खी, तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। तो चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको। और डेली आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्लास चल रहा है, तो क्लास को जरूर से ज्वाइन कीजिए। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि डेली आपको इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।